लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी नारा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उसे यूं महसूस हुआ कि उस संगीन इमारत की 7 मंजिलें उसके कांधों पर धर दी गई हैं। वो 7वीं मंजिल से एक एक सीढ़ी करके नीचे उतरा और तमाम मंजिलों का बोझ उसके चौड़े मगर दुबले कांधे पर सवार होता गया। जब वो मकान के मालिक से मिलने के लिए ऊपर चढ़ रहा था तो उसे महसूस हुआ था कि उसका कुछ बोझ हल्का हो गया है और कुछ हल्का हो जाएगा, इसलिए कि उसने अपने दिल में सोचा था, मालिक मकान जिसे सब सेठ के नाम से पुकारते हैं, उसकी विपदा जरूर सुनेगा और किराया चुकाने के लिए उसे 1 महीने की और मोहलत बख्श देगा। ये सोचते हुए उसके गरूर को ठेस लगी थी, लेकिन फौरन ही उसको असलियत भी मालूम हो गई थी। वो भीख मांगने ही तो जा रहा था और भीख हाथ फैलाकर, आंखों में आंसू भर के, अपने दुख दर्द सुनाकर और अपने घाव दिखाकर ही मांगी जाती है। उसने यही कुछ किया। जब वो इस संगीन इमारत के बड़े दरवाजे में दाखिल होने लगा तो उसने अपने गरूर को, उस चीज को जो भीख मांगने में आम तौर पर रुकावट पैदा करती है, निकालकर फुटपाथ पर डाल दिया था। वो अपना दिया बुझाकर और अपने आप को अंधेरे में लपेटकर मालिक मकान के उस रोशन कमरे में दाखिल हुआ जहां वो अपनी 2 बिल्डिंगों का किराया वसूल किया करता था, और हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। सेठ के तिलक लगे माथे पर कई सलवटें पड़ गईं। उसका बालों भरा हाथ एक मोटी सी कॉपी की तरफ बढ़ा। 2 बड़ी बड़ी आंखों ने उस कॉपी पर कुछ हुरूफ पढ़े और एक भद्दी सी आवाज गूंजी, केशवलाल, खोली 5वीं दूसरा माला, 2 महीनों का किराया ले आए हो क्या? ये सुनकर उसने अपना दिल, जिसके सारे पुराने और नए घाव वो सीढ़ियां चढ़ते हुए कुरेद कुरेद कर गहरे कर चुका था, सेठ को दिखाना चाहा। उसे पूरा पूरा यकीन था कि उसे देखकर उसके दिल में जरूर हमदर्दी पैदा हो जाएगी, पर सेठ जी ने कुछ सुनना न चाहा और उसके सीने में एक हुल्लड़ सा मच गया। सेठ के दिल में हमदर्दी पैदा करने के लिए उसने अपने वो तमाम दुख जो बीत चुके थे, गुजरे दिनों की गहरी खाई से निकालकर अपने दिल में भर लिए थे, और इन तमाम जख्मों की जलन जो मुद्दत हुई मिट चुके थे, उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी अपनी छाती में जमा की थी। अब उसकी समझ में नहीं आता था कि इतनी चीजों को कैसे संभाले। उसके घर में बिन बुलाए मेहमान आ गए होते तो वो उनसे बड़े रूखेपन के साथ कह सकता था, जाओ भाई, मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि तुम्हें बिठा सकूं, और न मेरे पास इतना रुपया है कि तुम सबकी खातिर मदारत कर सकूं। लेकिन यहां तो किस्सा ही दूसरा था। उसने तो अपने भूले भटके दुखों को इधर उधर से पकड़कर अपने आप सीने में जमा किया था। अब भला वो बाहर निकल सकते थे? अफरा तफरी में उसे कुछ पता न चला था कि उसके सीने में कितनी चीजें भर गई हैं, पर जैसे जैसे उसने सोचना शुरू किया वो पहचानने लगा कि फलां दुख फलां वक्त का है और फलां दर्द फलां वक्त पर हुआ था। और जब ये सोच विचार शुरू हुई तो हाफिजे ने बढ़कर वो धुंध हटा दी जो उन पर लिपटी हुई थी, और कल के तमाम दुख दर्द आज की तकलीफें बन गए, और उसने अपनी जिंदगी की बासी रोटियां फिर अंगारों पर सेकना शुरू कर दी। उसने सोचा, थोड़े से वक्त में उसने बहुत कुछ सोचा। उसके घर का अंधा लैंप कई बार बिजली के उस बल्ब से टकराया जो मालिक मकान के गंजे सर के ऊपर मुस्कुरा रहा था। कई बार उस पैबंद लगे कपड़े इन खूंटियों पर लटक कर फिर उसके मैले बदन से चिमट गए जो दीवार में गड़ी चमक रही थी। कई बार उसे अन्नदाता भगवान का ख्याल आया जो बहुत दूर न जाने कहाँ बैठा अपने बंदों का ख्याल रखता है, मगर अपने सामने सेठ को कुर्सी पर बैठा देखकर, जिसके कलम की जुम्बिश कुछ का कुछ कर सकती थी, वो इस बारे में कुछ भी न सोच सका। कई बार उसे ख्याल आया और वो सोचने लगा कि उसे क्या ख्याल आया था, मगर वो उसके पीछे भाग दौड़ न कर सका। वो सख्त घबरा गया था। उसने आज तक अपने सीने में इतनी खलबली नहीं देखी थी। वो इस खलबली पर अभी ताज्जुब ही कर रहा था कि मालिक मकान ने गुस्से में आकर उसे गाली दी। गाली, यूं समझिए कि कानों के रास्ते पिघला हुआ सीसा शाय शाय करता उसके दिल में उतर गया, और उसके सीने के अंदर जो हुल्लड़ मच गया उसका तो कुछ ठिकाना ही न था। जिस तरह किसी गर्म गर्म जलसे में किसी शरारत से भगदड़ मच जाया करती है, ठीक उसी तरह उसके दिल में हलचल पैदा हो गई।
उसने बहुत जतन किए कि उसके वो दुख दर्द जो उसने सेठ को दिखाने के लिए इकट्ठे किए थे चुपचाप रहे, पर कुछ न हो सका। गाली का सेठ के मुंह से निकलना था कि तमाम दुख बेचैन हो गए और अंधाधुंध एक दूसरे से टकराने लगे। अब तो वो ये नई तकलीफ बिल्कुल न सह सका और उसकी आंखों में जो पहले ही से तप रही थी आंसू आ गए, जिससे उसकी गर्मी और भी बढ़ गई और उनसे धुआं निकलने लगा। उसके जी में आई कि इस गाली को, जिसे वो बड़े हद तक निगल चुका था, सेठ के झुर्रियों पड़े चेहरे पर कह कर दे, मगर वो इस ख्याल से बाज आ गया कि उसका गरूर तो फुटपाथ पर पड़ा है। अपोलो बंदर पर नमक लगी मूंगफली बेचने वाले का गरूर। उसकी आंखें हंस रही थी और उसके सामने नमक लगी मूंगफली के वो तमाम दाने, जो उसके घर में एक थैले के अंदर बरखा के 22 गीले हो रहे थे, नाचने लगे। उसकी आंखें हंसी, उसका दिल भी हंसा। ये सब कुछ हुआ, पर वो कड़वाहट दूर न हुई जो उसके गले में सेठ की गाली ने पैदा कर दी थी। ये कड़वाहट अगर सिर्फ जबान पर होती तो वो उसे थूक देता, मगर वो तो बहुत बुरी तरह उसके गले में अटक गई थी और निकाले न निकलती थी। और फिर एक अजीब किस्म का दुख जो उस गाली ने पैदा कर दिया था उसकी घबराहट को और भी बढ़ा रहा था। उसे यूं महसूस होता था कि उसकी आंखें, जो सेठ के सामने रोना फजूल समझती थीं, उसके सीने के अंदर उतर कर आंसू बहा रही हैं, जहां हर चीज पहले ही से सोग में थी। सेठ ने उसे फिर गाली दी, उतनी ही मोटी जितनी उसकी चर्बी भरी गर्दन थी, और उसे यूं लगा कि किसी ने ऊपर से उस पर कूड़ा करकट फेंक दिया है। चुनांचे उसका एक हाथ अपने आप चेहरे की हिफाजत के लिए बढ़ा, पर उस गाली की सारी गर्द उस पर फैल चुकी थी। अब उसने वहां ठहरना अच्छा न समझा, क्योंकि क्या खबर थी, उसे कुछ खबर न थी। वो सिर्फ इतना जानता था कि ऐसी हालत में किसी बात की सुध बुध नहीं रहा करती। वो जब नीचे उतरा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि इस संगीन इमारत की 7 मंजिलें उसके कंधों पर धर दी गई हैं। एक नहीं, 2 गालियां, बार बार ये 2 गालियां, जो सेठ ने बिल्कुल पान की पीक के मानिंद अपने मुंह से उगल दी थीं, जो उसके कानों के पास जहरीली भिड़ों की तरह भिनभिनाना शुरू कर देती थीं, और वो सख्त बेचैन हो जाता था। वो कैसे उसकी समझ में नहीं आता था कि इस गड़बड़ का नाम क्या रखे, जो उसके दिल में और दिमाग में इन गालियों ने मचा रखी थी। वो कैसे उस तप को दूर कर सकता था जिसमें वो फूंका जा रहा था, कैसे? पर वो सोच विचार के काबिल भी तो नहीं रहा था। उसका दिमाग तो उस वक्त एक ऐसा अखाड़ा बना हुआ था जिसमें बहुत से पहलवान कुश्ती लड़ रहे हों। जो ख्याल भी वहां पैदा होता किसी दूसरे ख्याल से, जो पहले ही से वहां मौजूद होता, भिड़ जाता और वो कुछ सोच न सकता। चलते चलते जब एकाएकी उसके दुख कह की सूरत में बाहर निकलने को थे, उसके जी में क्या आई, मजबूरी की हालत में वो उस आदमी को रोककर, जो लंबे लंबे डग भरता उसके पास से गुजर रहा था, ये कहने ही वाला था, भैया मैं रोगी हूं। मगर जब उसने उस राह चलते आदमी की शक्ल देखी तो बिजली का वो खंबा जो उसके पास ही जमीन में गड़ा था, उसे उस आदमी से कहीं ज्यादा हसास दिखाई दिया, और जो कुछ वो अपने अंदर से बाहर निकालने वाला था, एक एक घूंट करके फिर निगल गया। फुटपाथ पर चौकोर पत्थर एक तरतीब के साथ जुड़े हुए थे। वो उन पत्थरों पर चल रहा था। आज तक कभी उसने उनकी सख्ती महसूस न की थी, मगर आज उनकी सख्ती उसके दिल तक पहुंच रही थी। फुटपाथ का हर एक पत्थर जिस पर उसके कदम पड़ रहे थे, उसके दिल के साथ टकरा रहा था। सेठ के पत्थर के मकान से निकलकर अभी वो थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसका बंद ढीला हो गया। चलते चलते उसकी एक लड़के से टक्कर हुई और उसे यूं महसूस हुआ कि वो टूट गया है। चुनांचे उसने झट उस आदमी की तरह, जिसकी झोली से बेर गिर रहे हों, इधर उधर हाथ फैलाए और अपने आप को इकट्ठा करके हौले हौले चलना शुरू किया। उसका दिमाग उसकी टांगों के मुकाबले में ज्यादा तेजी के साथ चल रहा था। चुनांचे कभी कभी चलते चलते उसे ये महसूस होता था कि उसका निचला धड़ सारे का सारा बहुत पीछे रह गया है और दिमाग बहुत आगे निकल गया है। कई बार उसे इस ख्याल से ठहरना पड़ा कि दोनों चीजें एक दूसरे के साथ साथ हो जाएं। वो फुटपाथ पर चल रहा था जिसके इस तरफ सड़क पर पौं करती मोटरों का तांता बंधा हुआ था। घोड़े, गाड़ियां, ट्रामें, भारी भरकम ट्रक, लारियां, ये सब सड़क की काली छाती पर दंदनाती हुई चल रही थीं। एक शोर मचा हुआ था, पर उसके कानों को कुछ सुनाई न देता था। वो तो पहले ही से शाएं शाएं कर रहे थे, जैसे रेलगाड़ी का इंजन जायद भाप बाहर निकाल रहा है।
चलते चलते एक लंगड़े कुत्ते से उसकी टक्कर हुई। कुत्ते ने इस ख्याल से कि शायद उसका पैर कुचल दिया गया है, चाँव किया और परे हट गया, और वो समझा कि सेठ ने उसे फिर गाली दी है। गाली ठीक उसी तरह उससे उलझ कर रह गई थी जैसे बेरी के कांटों में कोई कपड़ा। वो जितनी कोशिश अपने आप को छुड़ाने की करता था, उतनी ही ज्यादा उसकी रूह जख्मी होती जा रही थी। उसे उस नमक लगी मूंगफली का ख्याल नहीं था जो उसके घर में बरखा के बाइस गीली हो रही थी, और न उसे रोटी कपड़े का ख्याल था। उसकी उम्र 30 बरस के करीब थी, और इन 30 बरसों में, जिनके परमात्मा जाने कितने दिन होते हैं, वो कभी भूखा न सोया था और न कभी नंगा ही फिरा था। उसे सिर्फ इस बात का दुख था कि उसे हर महीने किराया देना पड़ता था। वो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरे, उस बकरे जैसी दाढ़ी वाले हकीम की दवाइयों के दाम दे, शाम को ताड़ी की एक बोतल के लिए 2 अन्नी पैदा कर ले, या उस गंजे सेठ के मकान के एक कमरे का किराया अदा करे। मकानों और किरायों का फलसफा उसकी समझ से सदा ऊंचा रहा था। वो जब भी 10 रुपये गिनकर सेठ या उसके मुनीम की हथेली पर रखता तो समझता था कि जबरदस्ती उससे ये रकम छीन ली गई है, और अब अगर वो 5 बरस तक बराबर किराया देते रहने के बाद सिर्फ 2 महीने का हिसाब चुकता न कर सका, तो क्या सेठ को इस बात का इख्तियार हो गया कि वो उसे गाली दे? सबसे बड़ी बात तो ये थी जो उसे खाए जा रही थी। उसे उन 20 रुपयों की परवाह न थी जो उसे आज नहीं कल अदा करने थे। वो उन गालियों की बाबत सोच रहा था जो इन 20 रुपयों के बीच में से निकलती थीं। न वो 20 रुपये का मकरूज होता और न सेठ के कठाली जैसे मुंह से ये गंदगी बाहर निकलती। मान लिया वो धनवान था, उसके पास 2 बिल्डिंगें थीं जिनके 124 कमरों का किराया उसके पास आता था, पर इन 124 कमरों में जितने लोग रहते हैं उसके गुलाम तो नहीं, और अगर गुलाम भी हैं तो वो उन्हें गाली कैसे दे सकता है? ठीक है, उसे किराया चाहिए, पर मैं कहाँ से लाऊं? 5 बरस तक उसको देता ही रहा हूं, जब होगा दे दूंगा। पिछले बरस बरसात का सारा पानी हम पर टपकता रहा, पर मैंने कभी उसे गाली नहीं दी। हालांकि मुझे उससे कहीं ज्यादा होलनाक गालियां याद हैं। मैंने सेठ से बारहा कहा कि सीढ़ी का डंडा टूट गया है, उसे बनवा दीजिए, पर मेरी एक न सुनी गई। मेरी फूल सी बच्ची गिरी, उसका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। मैं गालियों की बजाय उसे बद्दुआएं दे सकता था, पर मुझे इसका ध्यान ही नहीं आया। 2 महीने का किराया न चुकाने पर मैं गालियों के काबिल हो गया। उसको ये ख्याल तक न आया कि उसके बच्चे अपोलो बंदर पर मेरे थैले से मुट्ठियां भर भर के मूंगफली खाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उसके पास इतनी दौलत नहीं थी जितनी कि इस 2 बिल्डिंगों वाले सेठ के पास थी, और ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास इससे भी ज्यादा दौलत होगी, पर वो गरीब कैसे हो गया? उसे गरीब समझकर ही तो गाली दी गई थी, वरना इस गंजे सेठ की क्या मजाल थी कि कुर्सी पर बड़े इत्मीनान से बैठकर उसे 2 गालियां सुना देता। गोया किसी के पास धन दौलत का न होना बहुत बुरी बात है। अब ये उसका कसूर नहीं था कि उसके पास दौलत की कमी थी। सच पूछिए तो उसने कभी धन दौलत के ख्वाब देखे ही न थे। वो अपने हाल में मस्त था, उसकी जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही थी। पर पिछले महीने एकाएक उसकी बीवी बीमार पड़ गई और उसके दवा दारू पर वो तमाम रुपए खर्च हो गए जो किराए में जाने वाले थे। अगर वो खुद बीमार होता तो मुमकिन था कि वो दवाओं पर रुपया खर्च न करता, लेकिन यहां तो उसके होने वाले बच्चे की बात थी जो अभी अपनी मां के पेट ही में था। उसको औलाद बहुत प्यारी थी जो पैदा हो चुकी थी और जो पैदा होने वाली थी। सबकी सब उसे अजीज थी। वो कैसे अपनी बीवी का इलाज न कराता? क्या वो इस बच्चे का बाप न था? बाप, पिता, वो तो सिर्फ 2 महीने के किराए की बात थी। अगर उसे अपने बच्चे के लिए चोरी भी करनी पड़ती तो वो कभी न चूकता। चोरी? नहीं, वो चोरी कभी न करता। यूं समझिए कि वो अपने बच्चे के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार था, मगर वो चोर कभी न बनता। वो अपनी छिनी हुई चीज वापस लेने के लिए लड़ मरने को तैयार था, पर वो चोरी नहीं कर सकता था। अगर वो चाहता तो उस वक्त जब सेठ ने उसे गाली दी थी, आगे बढ़कर उसका टेंटवा दबा देता और उसकी तिजोरी में से वो तमाम नीले और सब्ज नोट निकालकर भाग जाता जिनको वो आज तक लाजवंती के पत्ते समझा करता था। नहीं, वो ऐसा कभी न करता। लेकिन फिर सेठ ने उसे गाली क्यों दी? पिछले बरस चौपाटी पर एक गाहक ने उसे गाली दी थी, इसलिए कि 2 पैसे की मूंगफली में 4 दाने कड़वे चले गए थे, और उसके जवाब में उसकी गर्दन पर ऐसी धौल जमाई थी कि दूर बेंच पर बैठे आदमियों ने भी उसकी आवाज सुन ली थी। मगर सेठ ने उसे 2 गालियां दी और वो चुप रहा।
केशवलाल खारी सींग वाला, जिसकी बाबत ये मशहूर था कि वो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता। सेठ ने एक गाली दी और वो कुछ न बोला। दूसरी गाली दी तो भी खामोश रहा, जैसे वो मिट्टी का पुतला है। पर मिट्टी का पुतला कैसे हुआ? उसने उन दो गालियों को सेठ के थूक भरे मुंह से निकलते देखा, जैसे दो बड़े बड़े चूहे मोरियों से बाहर निकलते हैं। वो जानबूझकर खामोश रहा, इसलिए कि वो अपना गरूर नीचे छोड़ आया था। मगर उसने अपना गरूर अपने से अलग क्यों किया? सेठ से गालियां लेने के लिए? ये सोचते हुए उसे एकाएकी ख्याल आया कि शायद सेठ ने उसे नहीं, किसी और को गालियां दी थीं। नहीं नहीं, गालियां उसे ही दी गई थीं, इसलिए कि 2 महीने का किराया उसी की तरफ निकलता था। अगर उसे गालियां न दी गई होती तो इस सोच विचार की जरूरत ही क्या थी? और ये जो उसके सीने में हुल्लड़ सा मच रहा था, क्या बगैर किसी वजह के उसे दुख दे रहा था? उसी को 2 गालियां दी गई थीं। जब उसके सामने एक मोटर ने अपने माथे की बत्तियां रोशन की तो उसे मालूम हुआ कि वो 2 गालियां पिघलकर उसकी आंखों में धंस गई हैं। गालियां, गालियां! वो झुंझला गया। वो जितनी कोशिश करता था कि इन गालियों की बाबत न सोचे, उतनी ही शिद्दत से उसे उनके मुतल्लिक सोचना पड़ता था, और ये मजबूरी उसे बहुत चिड़चिड़ा बना रही थी। चुनांचे इसी चिड़चिड़ेपन में उसने ख्वाह 2-3 आदमियों को, जो उसके पास से गुजर रहे थे, दिली दिल में गालियां दी। यूं अकड़ के चल रहे हैं जैसे उनके बाबा का राज है। अगर उसका राज होता तो वो सेठ को मजा चखा देता, जो उसे ऊपर तले 2 गालियां सुनाकर अपने घर में यूं आराम से बैठा था, जैसे उसने अपनी गद्देदार कुर्सी में से वो खटमल निकाल कर बाहर फेंक दिए हैं। सचमुच अगर उसका अपना राज होता तो चौक में बहुत से लोगों को इकट्ठा करके सेठ को बीच में खड़ा कर देता और उसकी गंजी चंदिया पर इस जोर से धप्पा मारता कि बिलबिला उठता। फिर वो सब लोगों से कहता, हंसो, जी भर कर हंसो, और खुद इतना हंसता कि हंसते हंसते उसका पेट दुखने लगता। पर उस वक्त उसे बिल्कुल हंसी नहीं आती थी। क्यों? वो अपने राज के बगैर भी तो सेठ के गंजे सर पर धप्पा मार सकता था। उसे किस बात की रुकावट थी? रुकावट थी तो वो गालियां सुनकर खामोश हो रहा। उसके कदम रुक गए, उसका दिमाग भी 1-2 पल के लिए सुस्ताया, और उसने सोचा कि चलो अभी इस झंझट का फैसला ही कर दूं। भागा हुआ जाऊं और एक ही झटके में सेठ की गर्दन मरोड़कर उस तिजोरी पर रख दूं, जिसका ढकना मगरमच्छ के मुंह की तरह खुलता है। लेकिन वो खंबे की तरह जमीन में क्यों गड़ गया था? सेठ के घर की तरफ पलटा क्यों नहीं था? क्या उसमें जुर्रत न थी? उसमें जुर्रत न थी। कितने दुख की बात है कि उसकी सारी ताकत सर्द पड़ गई थी। ये गालियां, वो इन गालियों को क्या कहता? इन गालियों ने उसकी चौड़ी छाती पर रोलर सा फेर दिया था। सिर्फ 2 गालियों ने। हालांकि पिछले हिंदू मुस्लिम फसाद में एक हिंदू ने उसे मुसलमान समझकर लाठियों से बहुत पीटा था और अधमुआ कर दिया था, और उसे इतनी कमजोरी महसूस न हुई थी जितनी कि अब हो रही थी। केशवलाल खारी सींग वाला, जो दोस्तों से बड़े फक्र के साथ कहा करता था कि वो कभी बीमार नहीं पड़ा, आज यूं चल रहा था जैसे बरसों का रोगी है। और ये रोग किसने पैदा किया था? 2 गालियों ने। गालियां कहाँ थी वो 2 गालियां? उसके जी में आई कि अपने सीने के अंदर हाथ डालकर उन 2 पत्थरों को, जो किसी हीले गलते ही न थे, बाहर निकाल ले, और जो कोई भी उसके सामने आए उसके सर पर दे मारे। पर यह कैसे हो सकता था? उसका सीना मुरब्बे का मर्तबान थोड़ी था। ठीक है, लेकिन फिर कोई और तरकीब भी तो समझ में आए जिससे ये गालियां दूर दफान हों। क्यों नहीं कोई शख्स बढ़कर उसे दुख से नजात दिलाने की कोशिश करता? क्या वो हमदर्दी के काबिल न था? होगा, पर किसी को उसके दिल के हाल का क्या पता था? वो खुली किताब थोड़ी था, और न उसने अपना दिल बाहर लटका रखा था। अंदर की बात किसी को क्या मालूम? ना मालूम हो, परमात्मा करे किसी को मालूम न हो। अगर किसी को अंदर की बात का पता चल गया तो केशवलाल खारी सींग वाले के लिए डूब मरने की बात थी। गालियां सुनकर खामोश रहना मामूली बात थी क्या? मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हिमालय पहाड़ जितनी बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है। इसका गरूर मिट्टी में मिल गया है, उसकी जिल्लत हुई है, उसकी नाक कट गई है, उसका सब कुछ लुट गया है। चलो भाई, छुट्टी हुई। अब तो ये गालियां उसका पीछा छोड़ दें। वो कमीना था, रजील था, नीच था, गंदगी साफ करने वाला भंगी था, कुत्ता था। उसको गालियां मिलनी ही चाहिए थी। नहीं नहीं, किसी को क्या मजाल थी कि उसे गालियां दे।
और फिर बगैर किसी कसूर के वो उसे कच्चा न चबा जाता। अमा हटाओ, ये सब कहने की बातें हैं। तुमने तो सेठ से यूं गालियां सुनी जैसे मीठी मीठी बोलियां थी। मीठी मीठी बोलियां थी, बड़े मजेदार घूंट थे। चलो यही सही, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, वरना सच कहता हूं दीवाना हो जाऊंगा। ये लोग जो बड़े आराम से इधर उधर चल फिर रहे हैं, मैं इनमें से हर एक का सर फोड़ दूंगा। भगवान की कसम, मुझे अब ज्यादा ताब नहीं रही। मैं जरूर दीवाने कुत्ते की तरह सबको काटना शुरू कर दूंगा। लोग मुझे पागल खाने में बंद कर देंगे और मैं दीवारों के साथ अपना सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा। मर जाऊंगा, सच कहता हूं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, सच कहता हूं मर जाऊंगा। और मेरी राधा विधवा और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सब कुछ इसलिए होगा कि मैंने सेठ से 2 गालियां सुनी और खामोश रहा, जैसे मेरे मुंह पर ताला लगा हुआ था। मैं लूला लंगड़ा अपाहिज था। परमात्मा करे मेरी टांगें उस मोटर के नीचे आकर टूट जाए, मेरे हाथ कट जाए, मैं मर जाऊं ताकि ये बक बक तो खत्म हो। तौबा, कोई ठिकाना है इस दुख का? कपड़े फाड़ कर नंगा नाचना शुरू कर दूं, इस ट्राम के नीचे सर दे दूं, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं। क्या करूं क्या ना करूं? ये सोचते हुए उसे एकाएकी ख्याल आया कि बाजार के बीच खड़ा हो जाए और सब ट्रैफिक को रोककर जो उसकी जबान पर आए बकता चला जाए, हत्ता कि उसका सीना सारे का सारा खाली हो जाए। या फिर उसके जी में आई कि खड़े खड़े यहीं से चिल्लाना शुरू कर दे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इतने में एक आग बुझाने वाला इंजन सड़क पर टन टन करता आया और उधर उस मोड़ में गुम हो गया। उसको देखकर वो ऊंची आवाज में कहने ही वाला था, ठहरो, मेरी आग बुझाते जाओ, मगर न जाने क्यों रुक गया। एकाएकी उसने अपने कदम तेज कर दिए। उसे ऐसा महसूस हुआ था कि उसकी सांस रुकने लगी है, और अगर वो तेज न चलेगा तो बहुत मुमकिन है कि वो फट जाए। लेकिन जो ही उसकी रफ्तार बढ़ी, उसका दिमाग आग का एक चक्कर सा बन गया। उस चक्कर में उसके सारे पुराने और नए ख्याल एक हार की सूरत में गुंध गए। 2 महीने का किराया, उसका पत्थर की बिल्डिंग में दरख्वास्त लेकर जाना, 7 मंजिलों के 112 जीने, सेठ की भद्दी आवाज, उसके गंजे सर पर मुस्कुराता हुआ बिजली का लैंप और ये मोटी गाली। फिर दूसरी ओर उसकी खामोशी। यहां पहुंचकर आग के इस चक्कर में तड़ तड़ गोलियां सी निकलना शुरू हो जाती और उसे ऐसा महसूस होता कि उसका सीना छलनी हो गया है। उसने अपने कदम और तेज किए और आग का ये चक्कर इतनी तेजी से घूमना शुरू हुआ कि शोलों की एक बहुत बड़ी गेंद सी बन गई, जो उसके आगे आगे जमीन पर उछलने कूदने लगी। वो अब दौड़ने लगा, लेकिन फौरन ही ख्यालों की भीड़ भाड़ में एक नया ख्याल बुलंद आवाज में चिल्लाया, तुम क्यों भाग रहे हो? किससे भाग रहे हो? तुम बुज़दिल हो। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। ब्रेक सी लग गई और वो हौले हौले चलने लगा। वो सचमुच बुज़दिल था। भाग क्यों रहा था? उसे तो इंतकाम लेना था। इंतकाम, ये सोचते हुए उसे अपनी जबान पर लहू का नमकीन जायका महसूस हुआ और उसके बदन में एक झुरझुरी सी पैदा हुई। लहू, उसे आसमान जमीन सब लहू ही में रंगे हुए नजर आने लगे। लहू, इस वक्त उसमें इतनी कुव्वत थी कि पत्थर की रगों में से भी लहू निचोड़ सकता था। उसकी आंखों में लाल लाल डोरे उभर आए, मुट्ठियां भिंच गईं और कदमों में मजबूती पैदा हो गई। अब वो इंतकाम पर तुल गया था। वो बढ़ा, आने जाने वाले लोगों में से तीर के मानिंद अपना रास्ता बनाता आगे बढ़ता रहा। आगे आगे, जिस तरह तेज चलने वाली रेलगाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़ जाया करती है, उसी तरह वो बिजली के खंभों, दुकानों और लंबे लंबे बाजारों को अपने पीछे छोड़ता आगे बढ़ रहा था। आगे आगे, बहुत आगे। रास्ते में एक सिनेमा की रंगीन बिल्डिंग आई। उसने उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा और उसके पास से बेपरवाह हवा के मानिंद बढ़ गया। वो बढ़ता गया। अंदर ही अंदर उसने अपने हर जर्रे को एक बम बना लिया था ताकि वक्त पर काम आए। मुख्तलिफ बाजारों से जहरीले सांप के मानिंद फुंकारता हुआ वो अपोलो बंदर पहुंचा। अपोलो बंदर, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बेशुमार मोटरें कतार दर कतार खड़ी थी। उनको देखकर उसने ये समझा कि बहुत से गिद्ध पर जोड़े किसी की लाश के इर्द गिर्द बैठे हैं। जब उसने खामोश समुंदर की तरफ देखा तो उसे ये एक लंबी चौड़ी लाश मालूम हुई। इस समुंदर के उस तरफ एक कोने में लाल लाल रोशनी की लकीरें हौले हौले बल खा रही थीं। ये आलीशान होटल की पेशानी का बरकी नाम था, जिसकी लाल रोशनी समुंदर के पानी में गुदगुदी पैदा कर रही थी।
केशवलाल खारी सींग वाला उस आलीशान होटल के नीचे खड़ा हो गया। उस बरकी बोर्ड के ऐन नीचे कदम गाड़ कर उसने ऊपर देखा, संगीन इमारत की तरफ जिसके रोशन कमरे चमक रहे थे, और उसके हलक से एक नारा, कान के पर्दे फाड़ देने वाला नारा, पिघले हुए गर्म गर्म लावे के मानिंद निकला, हद तेरी। जितने कबूतर होटल की मुंडेरों पर ऊँघ रहे थे डर गए और फड़फड़ाने लगे। नारा मारकर जब उसने अपने कदम जमीन से बड़ी मुश्किल के साथ अलहदा किए और वापस मुड़ा तो उसे इस बात का पूरा यकीन था कि होटल की संगीन इमारत अड़ धम नीचे गिर गई है। और ये नारा सुनकर एक शख्स ने अपनी बीवी से, जो ये शोर सुनकर डर गई थी, कहा, पगला है। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी नारा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।